नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, रणनीति तो सरहद के उस पार बैठे आकाओं ने बदली है और किस तरीके से केंद्र बिंदु को कश्मीर से शिफ्ट करके जम्मू प्रोविंस कर दिया गया है और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ, पहले पुंछ, फिर राजौरी, फिर डिस्ट्रिक्ट कठुआ और अब भी जहां जहां पर आतंकवाद मुक्त हो चुके थे जिले, वहां पर आतंकवाद एक मरतबा फिर पनपने लगा है। चिंताएं या माथे की लकीरें फिर गहराती जा रही है। शायद यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द ही दौरा कर सकते हैं और समीक्षा कर सकते हैं कि आखिर रणनीति क्या बदली है। और कश्मीर में टूरिज्म और जम्मू में टेररिज्म ये मेल ही नहीं खा रहा है और जो डोल पीटे जा रहे थे सरकार की तरफ से कि आतंकवाद खत्म हुआ है, वो डोल भी जल्दी ही फट सकता है अगर इसी तरीके से जम्मू में टेररिज्म और कश्मीर में टूरिज्म होता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार सुरक्षा एजेंसीज इस पर चिंताएं जाहिर कर रही हैं। बहुत सारे फैक्टर्स पर काम किया जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि क्या लोकल सपोर्ट आतंकवादियों की बढ़ गई है, आतंकवादियों ने या वो जो सरहद के उस पार बैठे आका हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर अपने नेटवर्क को इतना मजबूत बना दिया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनको रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर मिल रही हैं। अगर मोटे मोटे आंकड़े बताएं तो 14 जनवरी को एलओसी के पास लैंड ब्लास्ट में 6 जवान घायल हो गए थे। 19 जनवरी को सोपुर में मुठभेड़ में एक जवान बलिदान हो गया था। 14 फरवरी की रात को पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास मुठभेड़ हुई थी। सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। 11 फरवरी को अखनूर सेक्टर में आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद, 1 घायल। 16 फरवरी को एलओसी पे स्नाइपर फायरिंग, 1 जवान घायल। 23 मार्च को हीरानगर सेक्टर में मुठभेड़। अभी आप रिसेंटली देख ही रहे हैं किस तरीके से कल भी एक बच्चे ने, एक परिवार ने इनको देखा है। और ये पहले भी बताया जा रहा था कि आतंकवादियों की तादाद कुछ ज़्यादा है जिसका आंकलन अभी तक नहीं किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से गंभीर हैं। दूसरी ओर सियासी जो जमातें हैं या विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का ये आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते जो शांत जम्मू कश्मीर, खास तौर पर जम्मू संभाग था, उसमें आतंकवाद को बढ़ावा मिला है और जवान लगातार शहीद होते जा रहे हैं। इन शहीद जवानों का कौन हिसाब देगा? कल कांग्रेस ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रमन भल्ला, लाल सिंह चौधरी, लाल सिंह दोनों फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि चौधरी लाल सिंह ताल्लुक रखते हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम आतंकी संगठन दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहा चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला ने। पहले हम ये देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या एक कारण हो सकता है कि जो रणनीति पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने बदली। आइए देखते हैं क्या कहा। हमने जब से ये सरकार रियासत के टुकड़े यहां इन्होंने किए, हमने रियासी देखा, डांगरी देखा, एयरफोर्स की शहादत हमने बीजी में भी देखी, कई फौजियों की शहादत वहां पे देखी। सिलसिला रुक नहीं रहा और मैं महसूस करता हूं कि इसके जब नवरात्रों के फेस्टिवल है, लोग बाहर से यहां पे आना चाहते हैं, एक डर का माहौल है, तो भाजपा इसके लिए सीधा जिम्मेवार यहां पे है। कंजीनियल एटमॉस्फेयर बनाना ये भाजपा का काम है और आज नेशनल हाईवे पूरा इन्वॉल्व हुआ। जिस दिन से हमारे लोगों की जमीनें जा रही हैं, पूरा कठुआ के लोगों की जमीनें दे दी। कौन इन्वेस्टर यहां पे आएगा जब हालात ही ठीक नहीं होंगे? तो इकोनॉमिकली भी हम लोग मारे जाएंगे। ये चिंता का विषय है। बयान तो वहां से देते हैं दिल्ली में, आज हमें बयानों की जरूरत नहीं। आज हम आम जनता की आवाज बन के, चौधरी लाल सिंह ने जो ब्यौरा आप लोगों के सामने रखा, यही ब्यौरा हमारा है और हम मांग करते हैं कि फौरी तौर पर कोई ना कोई ठोस कदम यहाँ पे उठाए जाए ताकि कहीं पे भी ऐसे हालात यहाँ पे ना देखने पड़े। और दूसरा बयान अमित शाह जी का, रविंद्र शर्मा जी बड़े विस्तार से बताएंगे कि अभी रिस्टोरेशन स्टेटहुड का अभी हम समय नहीं बता सकते, तो और क्या समय बताएंगे? जो दावे करते थे कि हम बिल्कुल हालात जो जम्मू कश्मीर की सरकारों ने पीसफुल एटमॉस्फेयर जम्मू रीजन में रखा था, आज उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं और भाजपा मूर्ख पे बनी हुई है, मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए आ गए हैं। तो आज महसूस करते हैं कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में है।
उसको बढ़ाने की जरूरत है और पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। तो इसलिए जो मैं बात करूंगा, सरकार सीधी कौन सी है? जिनके पल्ले होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, वो है दिल्ली की सरकार। इन्होंने पूरे 10 साल, अब 11वां चलना शुरू हो गया, एक भी सिंगल, जब से इन्होंने तोड़ी है, एक भर्ती नहीं हो पाई। कौन सी भर्ती? पुलिस में आपको कोई नहीं मिलेगा इस समय सिपाही। सिपाही की शक्ल में एसपी जरूर उसको सिपाही बोल देंगे, अदरवाइज सारे लोग नाइक से लेके सिलेक्शन ग्रेड से लेके हवालदार ही लोग रैंक बचे हुए। अब बताइए, आपकी जो एक ताकत है, ताकत क्या होती है असली में? सिपाही एक जुनून होता है, सिपाही एक शक्ति होती है, जोबन होता है। आपने सिपाही नहीं रहने दिए, और लड़ने के लिए कौन जाएगा लड़ने के लिए? और दूसरा नंबर, थानों की जो पोजीशन है, थाने की जो एक थाना जिले का, तहसील का, उसकी 250 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 250 का ह्यूमन रिसोर्समेंट होने के बजाय इनके पास कहीं 30 है, कहीं 25 है। और चौकियों तो इनकी ये हालत बनी है, जो जैसे लोहाई मार के दूर दराज इलाकों में चले जाओगे बनेंगे, तो वहां एसपी के भी उसका जो कमांडर है, जिस दिन वो एसपी मारा था, आपको याद होगा के पास कमांडर दैट टाइम। होता क्या था कि जब हम शाम को निकलते थे रात को गांव में, तो 4 टीए के लोग 4 किस्म की बटालियन उठाई थी 4 जगहों पे। इस जगह, इसी हीरानगर, मरीन, इस एरिया के 4 एरिया में, पहाड़ों पे चले जाओ तो आपको आर्मी मिलती थी जगह जगह, और सीआरपीएफ ने देखा कि किस तरीके से अब सियासत भी इस पर गरमा रही है, और रमन भल्ला या कांग्रेस या विपक्ष ने कहा कि रिस्टोरेशन ऑफ पीस, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उन्होंने कहा कि लैंड आउटसाइडर्स को दे दी गई है। और खुद चौधरी लाल सिंह जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भर्ती नहीं है, पुलिस में जवान नहीं है। चौकियों की हालत पर भी उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि पहले जगह जगह आर्मी लगी होती थी, डिप्लॉयमेंट लगी होती थी, और शायद उसके कारण भी आतंकवादी हिमाकत नहीं करते थे, लेकिन अब आतंकियों ने हिमाकत तो क्या, वारदातों को भी अंजाम देना शुरू कर दिया है। और लगातार हो रहा है कि केंद्र बिंदु जो कश्मीर हुआ करता था, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या करीब 1.5 साल से 2 साल से वो जम्मू संभाग में आ गया है। चर्चा करेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नवरत्न गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़े हैं। एडवोकेट दिनेश चौहान नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, अब हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव सराफ प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है, और इस स्वागत के साथ साथ चिंताएं भी गहराती जा रही हैं। दिनेश चौहान के पास तो सीधा जवाब है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्थाएं हैं, दिनेश जी, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के हाथ में, इसलिए आप अपना पल्ला झाड़ सकते हो बड़े आराम से, लेकिन चिंताएं तो हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? केंद्र बिंदु आतंकवाद का क्यों जम्मू में शिफ्ट हो रहा है? मैं पहले कर्नल दिनेश शर्मा जी से पूछना चाहूँगा। दिनेश जी, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है आतंकी संगठनों की, या सरहद के उस पार बैठे आकाओं ने क्या ये रणनीति बदली है? जी दिनेश जी। विनोद जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा जी, जो मैं अपनी बात को पूरी तरह से रख सकूं, एक सिस्टमैटिक ढंग से रख सकूं। जी। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जिसकी बड़ा इतिहास, विरासत और सांस्कृतिक वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है, है और रहेगा। लेकिन 1989 के आसपास जो है कश्मीर रीजन के अंदर ये टेररिज्म शुरू हो गया, और साथ के साथ जो है ये साउथ ऑफ पीर पंजाल भी बढ़ गया। लेकिन 2002 तक जो है ये जम्मू और उधमपुर डिवीजन के अंदर जो है पूरी तरह से सेना ने और जे.एंड.के पुलिस ने इस टेररिज्म को इस इलाके से खत्म कर दिया गया था, और वहां पर एक प्रकार से जो है अमन और शांति रही। लेकिन 2021 के बाद जो है वहां पर ये घटनाएं चलने लग पड़ी,
बहुत ज्यादा आतंकी हमले हुए, और जो सबसे बड़ा जो स्ट्राइक हुआ था वो जो रियासी के अंदर हमारे जो धार्मिक श्रद्धालु जा रहे थे जिस बस के हाँ, ऊपर रिसेंटली हाँ। रिसेंटली। हाँ तो जी। मैं अब इसके बारे में बताता हूँ कि ये सडन शिफ्ट कैसे हो गया। देखिए साहब, ऐसा है कि कश्मीर रीजन के अंदर जो है फोर्सेस जो हैं वो बड़े तरीके से जो है वहां पर वो जो है ऑपरेशन कर रहे थे, और वहां पे जो इंटेलिजेंस सेटअप है या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहां पर 3 दशक तक जो है लगातार वहां पे ऑपरेशन कर रहे थे। उन्हें एक एक जियोग्राफी के रीजन का, टेरेन के बारे में पता था, और वहां पे बहुत ज्यादा सेटअप था जो कि पूरा का पूरा जो है फोकस जो है कश्मीर रीजन के अंदर था, चाहे कुपवाड़ा है, बारामूला है, जहां आप उड़ी के इलाके के अंदर देख लीजिए। तो वहां पर जिस समय टेररिस्ट के ऊपर ज्यादा ऑपरेशन और प्रेशर डाला गया तो उन्होंने अपना जो एरिया जो शिफ्ट कर लिया। अब ये 2021 के बाद क्यों हुआ, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो गलवान वैली के अंदर चाइना के साथ हमारी कन्फेडरेशन हुई, जी। तो मैक्सिमम ट्रुप्स जो हैं उसलिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की वजह से जो है जम्मू रीजन से या उधमपुर रीजन से जो है उनको लेकर और लेह लद्दाख के अंदर जो है डिप्लॉय की गया, जिससे उस समय एक प्रकार का वैक्यूम क्रिएट हो गया। दूसरा कारण ये है कि ये हमारा पुंछ राजौरी का जो सेक्टर है और उसके अपोजिट में अगर आप देखते हैं रावला कोट हो गया और बाकी जो इलाके पड़ जाते हैं, वहाँ के लोग और पुंछ के इलाके के लोग या राजौरी के इलाके के लोग, उनका रहन सहन, उनकी भाषा जो है एक प्रकार की है। तो वहां पर जिस समय ये टेररिस्ट वहां से क्रॉस ओवर करके आते हैं पुंछ या राजौरी रीजन के अंदर, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका रहना सहना और बोली जो है वो बराबर होती है, बनस्पत इसके कि जिस समय वो कश्मीर रीजन के अंदर होते हैं तो ये आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि उनकी लैंग्वेज के अंदर, उनके पहनावे के अंदर और उनके डील डॉल से जो है पता चल जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगा लेती है। अब इसके अंदर जो है, अब आप देखिए जनवरी के बाद से जो है काफी हद तक जो है काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी हैं, ये बड़ा एक चिंता का विषय है। लेकिन इसके पीछे जो आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को भी देखना पड़ेगा कि 5 फरवरी को रावला कोट के अंदर वो कश्मीर सॉलिडेरिटी का दिन मनाते हैं, और जिसके अंदर जो है पाकिस्तान के जो हैं बड़े ऊंचे ऊंचे नेता और आर्मी के अफसर भी वहां जाते हैं, और वहां पर यह भी रिपोर्ट आई थी कि वहां पर हमास के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो बेसिकली पाकिस्तान हमास को बुला के और एक अलग प्रकार का नैरेटिव सेट करना चाहता था कि जो गाजा के अंदर सिचुएशन है, सेम प्रकार की सिचुएशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी प्रेवलेंट है, लेकिन उसका ये नैरेटिव भी फेल हो जाएगा। अब आ जाते हैं आगे की बात के ऊपर। देखिए साहब, एक बात के लिए तो आपको मानना पड़ेगा कि साउथ ऑफ पीर पंजाल में जो जम्मू डिवीजन है या उधमपुर डिवीजन है, वहां पर जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जंगल हैं, और ये फैक्ट बात है कि वहां पे रोड कम्युनिकेशन जो है अपर रीजन्स के लिए बहुत मुश्किल है, जिससे कि फोर्सेस को वहां पर पहुंचने में टाइम लगता है। तो ये टेररिस्ट जो है एक्टिविटीज करने के बाद जो है वो उन जंगल में शरण ले लेते हैं, जिससे कि उनको पकड़ना और उनके ऊपर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि ये जो ऊंचे पहाड़ हैं या जंगल एरिया में है, उसमें ये गुजर्स के ढोक वगैरह होते हैं जहां पर कि उनको आसानी से शरण मिल जाती है। तीसरा जो है कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनको गाइडेंस, शेल्टर और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर ये सारी चैलेंजेस जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को देखनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जो है हमें सबसे पहले जो है अपना इंटेलिजेंस सेटअप ऑफ कोर्स है होगा, मेरा मानना होगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो हमें अपना जो उस ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है, उस ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। हर नवरत्न गुप्ता से जानना चाहूँगा, गुप्ता जी, बीजेपी या केंद्र सरकार लगातार पार्लियामेंट में भी जो स्टेटमेंट देती है, कहती है कि इतने % कमी आई है, बलिदानियों में भी कमी आई है, सिविलियन की डेथ में भी कमी आई है, लेकिन ये जो सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है, और विपक्षी आपको ग्रिल कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये बताएं कि कब स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा,
पुलिस में भर्ती नहीं हो रही है, लैंड बाहरी लोगों को दे दी गई है निवेश के नाम पर, क्या कहेंगे? जी, जिस प्रकार अभी आपने बताया, मैं आपकी बात को और रक्षा विशेषज्ञ दिनेश जी की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आप देखिए कि कुछ समय पहले जब धारा 370 हटी, धारा 370 की कलम जब वहां से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हटाई थी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार कश्मीर की प्रगति के लिए दिन ब दिन एक काम कर रही है। और रही बात टेररिज्म को लेकर के, आपने धारा 370 हटने से पहले भी एक माहौल देखा होगा वहां पर, आए दिन जहां पत्थरबाजी होती थी, आतंकवादियों को शरण मिलती थी। अब हमने उनको, जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं या जो अलगावादी पकड़े जाते हैं, जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, अब उनके साथ कोई बातचीत नहीं होती, सीधा आपको पता है कि उनके साथ क्या हश्र होता है जी। इसी प्रकार, जिस प्रकार पहले वहां के अवाम, वहां के लोग, कई बार ऐसा देखने में भी आया कि वहां के लोग खुद उन आतंकवादियों को शरण दे देते थे कि उनको कश्मीर वाला मुद्दा, उन्होंने जो एक अपना सियासी मुद्दा बना रखा था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन पर दिन काम कर रही है। धारा 370 हटने के बाद जो एक माहौल वहां के लोगों ने क्रिएट किया, वो अमित शाह जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने भाप करके वहां पर जो इंटेलिजेंस है, हमारी इंटेलिजेंस, जैसे दिनेश जी बता रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस कोई फेलियर नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस के पास सारी जानकारी रहती है। और रही बात, ये जो घटनाएं होती हैं, ये वहीं के कुछ लोग जो आपसी सलाह और शरण से करते हैं। जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा, धारा 370 हटने के बाद जो सरकार, अभी जो नई सरकार बनी है, वहां पर इस सरकार के बीच में आपने कितनी ऐसी घटनाएं देखी? मुझे लगता है कि बहुत कम घटनाएं ऐसी रही थी। और सरकार बनने के बाद अब वहां के लोकल फारूक अब्दुल्ला हो, अमर अब्दुल्ला हो, जिन्होंने पहले ही बोला था कि जो लोग इधर उधर जा चुके हैं उनको हम दोबारा बुलाएंगे, इसका मतलब उन्होंने सीधा सीधा, आप समझते हैं कि किन लोगों को उन्होंने एक वो इनवाइट किया होगा इस चीज के लिए। आप जैसे मीडिया बंधुओं से ज्यादा कोई चैनल स्ट्रांग नहीं होता, तो उस प्रकार की हरकतों को और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए दिनेश जी, नवरत्न जी, दिनेश जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों को सुनकर कि इधर उधर जो गया उनको वापस बुलाया जाएगा। दिनेश जी जवाब देंगे। दिनेश जी, आप इन्फिल्ट्रेशन आप करवा रहे हैं, जो इधर उधर गए उनको वापस बुला रहे हैं। आपने भी देखा होगा भाई साहब विनोद जी की फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जो लोग इधर उधर चले गए हैं, हम उनको दोबारा वापस बुलाएंगे। चलिए दिनेश जी, कौन गए? दिनेश जी से जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी। सर, मैं अभी इनकी बात सुन रहा था जी, बड़े अफसोस से मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितने इजीली इन्होंने एलिगेशन लगा दिया है कि फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा। कौन से लोग इधर उधर की बात करें? आप किस कर्नल साहब, ये सवाल दिनेश चौहान जी से है। दिनेश चौहान, स्पेसिफाई करें, आप स्पेसिफाई करें। ये एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है। ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब है। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को, जब आपने इनको यूज करना था, यूएनओ में जाके इनको कहा कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब आप, क्योंकि हमारी हुकूमत बन गई है, लोगों ने ट्रस्ट फेथ किया है हमारे में और अनप्रेसिडेंटेड वोट परसेंटेज मिली है हमें, इसलिए आपको ये दर्द हो रहा है, क्योंकि आपने ये कहा था कि साहब हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ये मिलिटेंसी का मैं डायरेक्टली तो नहीं कहता, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी पॉलिसीज, बैड नीतियां हैं जो, उसकी वजह से भी इसको। अब सबसे पहले मैं ये आपको ये कहूं, अभी आपने कहा कि नई गवर्नमेंट बनी, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि जून 2024 में जब 9 जून को मोदी साहब ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ली थी, उसी दिन अटैक हुआ था पिलग्रिम्स के ऊपर, जिसमें 10 लोगों की हत्या हो गई थी और 33 लोग मारे गए थे रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये उस वक्त की बात है। उस वक्त जो है वो गवर्नमेंट वाज नॉट इन पावर, लोकल गवर्नमेंट आई मीन टू से। फिर जून 26 को 3 टेररिस्ट जो थे वो गंडो डिस्ट्रिक्ट डोडा में मारे गए। उसके बाद ये सीरीज शुरू हो गई है। मैं कल ये अपने डिफेंस एनालिस्ट के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया है टेररिस्ट ने, क्योंकि उसमें काफी रीजंस इन्होंने बताए, जैसे कि हमारे इस सिग्निफिकेंट जो डिप्लॉयमेंट है वहां से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, वो ईस्टर्न लद्दाख में हो गई 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद विद चाइना। सेकेंडली, हम पाकिस्तान को दोष करते हैं, बट देयर आर अदर डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो लाइक चाइना। मैं ओपनली कहूंगा,
जो उनका रोल है मिलिटेंसी को यहाँ पे इंक्रीज करने का, और वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं भारत को, इस कंट्री को। इसके लिए जम्मू कश्मीर जो है वो एक उन्होंने ग्राउंड बनाई है। ये बीजेपी वालों को जो है एलिगेशन से काम नहीं चलाना। अभी आपने पार्लियामेंट में आप कहते हैं कि वहां पे ग्राउंड रियलिटी काफी हालात अच्छे हो गए हैं। अरे मुझे सर कंप्लीट करने दें। अच्छे हो गए हैं तो आप स्टेट हुड दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि आज चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पे इलेक्टेड हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी की एजेंसीज के साथ कोई मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सारी की पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। बीइंग लोकल पॉलिटिशियन, लोकल लोगों के साथ, टोपोग्राफी के साथ ही इज वेल अवेयर। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, लेकिन उसके साथ हमारी लोकल पुलिस एजेंसीज भी काम कर रही हैं। आपको सबसे पहले, जैसे डिफेंस एनालिस्ट ने कहा कि हमारा जो है इंटेलिजेंस ग्रिड जो है उसमें कमी है, उसको हमें मजबूत करने की जरूरत है। सेकेंडली, जो इन्फिल्ट्रेशन जो होती है अक्रॉस द बॉर्डर, वो एक चिंता का विषय है। लोकल सपोर्ट जरूर है, अनलेस अनटिल ओवरग्राउंड जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो उनको सपोर्ट देते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है? हालांकि हमने एक सवाल मेरा आपने कहा कि जब यूज करना था, इस्तेमाल करना था, नहीं, जब आपने कहा कि जब इस्तेमाल करना था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, तो यूनाइटेड नेशन में ले गए। ये वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। जब 5 अगस्त 2019 को हुआ तो पहली गुहार उन्होंने चाइना के साथ लगाई थी कि चाइना इंटरवेन करे, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है। विनोद जी, यही फारूक अब्दुल्ला ने चाइना को सपोर्ट करके उन्होंने बोला था कि यहाँ पर कश्मीर का कुछ हिस्सा हम उनके लिए एक जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो था, कि हम चाहते हैं कि वहां पर चाइना आकर के डिप्यूट करे। दिनेश जी, मैं आपसे यही चीज जानना चाहता हूं कि देखिए, छोटी छोटी सी ये जो बातें हैं, ये हमें आपको समझने से ज्यादा जो टेररिस्ट जो लोग होते हैं, उनको जब आप एक बार बोलेंगे कि जो इधर उधर लोग जा चुके हैं वो आइए, अब हम उनका स्वागत करते हैं, वो कश्मीरी पंडितों का स्वागत नहीं करेंगे, वो वहां पर आम लोगों का, हमारे आप लोगों का स्वागत नहीं करेंगे, वो मिलिटेंट्स का स्वागत करेंगे, वो उग्रवाद का स्वागत करेंगे। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या अमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने, आपने देखा होगा, आपने जो 9 जून की घटना बताई, उसके बाद जो हमने कश्मीर के ऊपर जब पुलवामा पे जब अटैक हुआ, तो हमने उनको पाकिस्तान के घर में घुस करके जब हमने अटैक किया था, तो ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला थे जो प्रूफ मांग रहे थे। चाहे वो केजरीवाल हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, ममता बनर्जी हो, जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो इंडिया गठबंधन के अंदर इन्होंने अपना समर्थन दिया था। चलिए राजीव जी, आप इस पर भी सियासत करें। सर एक मिनट, मैं इनको सर दुरुस्त करना चाहता हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने या उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई प्रूफ नहीं मांगे थे। ये अपने कांग्रेस भाइयों से पूछ सकते हैं आप। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने अप्रिशिएट किया था। के समर्थन में है ना, इंडिया ब्लॉक ने मांगे थे, घर में घुस के मारे, हमने अप्रिशिएट किया था, बिल्कुल अप्रिशिएट किया था। वी वांट पीस, क्योंकि लोगों ने हमें पीस के लाने के लिए वोट दिया। संवेदनशील हालात में आपके नेता आज भी सियासत कर रहे हैं, कह रहे हैं उधर आतंकवाद की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जमीन आपने बाहरी लोगों को दे दी है, आपने भर्ती नहीं की है, कब फुल फ्लैट स्टेटहुड का दर्जा दे। राजीव जी आप बताइए, कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। राजीव जी आपकी आवाज कम आ रही है। मैं आपसे, यस, हेलो, आ रही है अब आ रही जनाब। विनोद जी, मैं एक सिंपल, मेरा सवाल है आपसे कि सरकार जब 2014 में भाजपा ने संभाली, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, पुराने भाषण भी आप दे सकते हो, उसमें इन्होंने कहा था कि हम यहाँ मिलिटेंसी खत्म कर देंगे, कमर तोड़ देंगे, सब कुछ करेंगे। 2014 में जो मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, आज वो वहां से हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में और ब्लॉक से मोहल्ले तक पहुंच रही है। आपके पुंछ में अटैक हो रहे हैं, दरमाड़ी में हो रहे हैं, आपके कालाकोट में हुए, यहाँ हीरानगर में हो रहे हैं, बन्नी में हो रहे हैं, मतलब रियासी में हो रहे, कटरा में हुए, रामनगर में हुए। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने मिलिटेंसी को खत्म किया है, और मिलिटेंसी तो घर में पहुंच गई है। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं जी, अब वो फोर्स वहां चली गई, यहाँ चली गई, उससे हम लोगों की, हम अपनी जान अपने सिविलियन को या आम नागरिक को क्यों रिस्क में डालें? ये आपका काम है, आप सेंटर में बैठे हैं। आपको पेट्रोल बढ़ाना होता तो आप दिन रातों रात बढ़ा देते हो, आपको कुछ और बढ़ाना होता है, खाने पीने बढ़ा देते हो, टैक्स लगाना होता है रातों रात लग जाता है। आप मुझे ये बताइए
कि आपकी जिम्मेवारी है, आपने सरकार संभाली है, होम आपके पास है, सेंटर आपके पास है, जवाबदेही भी जी। आप ही की बनती है, हमारी नहीं बनती। हम पूछेंगे, हमें विपक्ष में बिठाया गया है यही बात करने के लिए कि हम आपको पूछेंगे, जी। हम आपको सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है। जी, जवाब देना होगा। पहले मैं दिनेश से जानना चाहूँगा कि क्या दिनेश जी एक और एस्पेक्ट दिनेश शर्मा जी से, ये दो दिनेश एक साथ पैनलिस्ट आ जाते हैं तो फिर कितनी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। कर्नल साहब आगे से से क्या मैं करना? कर्नल साहब कहा करूँगा। कर्नल साहब जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि ये केंद्र बिंदु जम्मू में शिफ्ट करना, उसका क्या ये भी कारण हो सकता है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को जम्मू के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वीकार किया था? शायद वो आका नहीं चाहते हैं कि जम्मू में शांति रहे और उस बात पर ये रिग्रेट करें कि हमें उस वक्त 5 अगस्त 2019 को ढोल नगाड़े नहीं बजाने चाहिए। क्या इसके पीछे ये इंटेंशन तो नहीं है? विनोद जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। चलिए, मैं एज ए भूतपूर्व कर्नल जिसने 13 बरस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नौकरी की है जी। और जो मैं समझ सकता हूं, बेसिक रीजन ये है कि फोकस जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। वो लोग अब नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जो टेररिज्म होता है ये गतिशील होता है, ये रुकता नहीं है, ये किसी न किसी तरह से बढ़ता रहता है। दूसरा जो मेन कारण है कि जो जियोपॉलिटिक्स को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि उसके अंदर से चाइना का क्या इंटरेस्ट है कि वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्यादा स्ट्रेच करना चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है इंगेज वो डिप्लॉय हो जाए। और वो जो है बाकी में 3 पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहता हूं। ये हमारे माननीय साथी एनसी के प्रवक्ता साहब ने जो है कुछ गलत कोट किया। मैं कहना चाहता था कि 2020 के अंदर एलओसी से नहीं फौज हटाई गई, बल्कि फौज वो वाली को शिफ्ट किया गया था जो हिंटरलैंड के अंदर टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर लगी हुई थी। दूसरा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जम्मू डिवीजन के अंदर इंटेलिजेंस का सेटअप जो है वो कमजोर नहीं है, लेकिन वो इतना समृद्ध नहीं है जितना कि कश्मीर रीजन के साथ था। तीसरा पॉइंट ये है जो हमारे नेता बीजेपी साहब बताया, देखिए साहब, आपको जिस समय आप ये कहते हैं कि टेररिज्म कम हो गया है या बढ़ गया है, वो आप एक पर्टिकुलर समय सीमा के दौरान की बात मत कीजिए। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर 2025 के अंदर टेररिज्म बढ़ा है तो 2024 में कितना था, 2023 में कितना था, या 2015 के अंदर कितना था। तो ये सारे कई फैक्टर्स हो जाते हैं जिनको आप जोड़ने के बाद एक ओपिनियन बना लेते हैं। और बेसिकली जो है ये जो आज हम डिबेट कर रहे हैं ये बहुत ही एक संगीन मुद्दा है। तो हमें वो करना चाहिए कि इसका क्या कारण हो सकता है, क्या हल ढूंढ सकते हैं बनस्पत इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करें, उसे ब्लेम करें, इसे ब्लेम करें कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तो मैं ये सवाल पूछ सकता हूं कि भारतीय सेना पुलवामा के समय भी वही भारतीय सेना थी, उड़ी स्ट्राइक में भी वही भारतीय सेना थी, 2008 के अंदर भी वही भारतीय सेना थी। जिस समय उन्होंने हमारे माथे के ऊपर कलंक लगाया और मुंबई के अंदर अटैक किया, उस समय भी तो ये कैपेबल थी भारतीय सेना। उस समय क्यों नहीं हमें आदेश दिया कि रिटेलिएटरी एक्शन लो? हमें आज आप आदेश दीजिए और भारतीय सेना पूरी सक्षम है कि अच्छे से जवाब देने के लिए। ये सब कहना कि ये है वो है ये है, नूरतन जी से जानना चाहिए। नूरतन जी, देखिए, आप पार्लियामेंट में जो ताल क्लेम्स करते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर में अनटूवर्ड इंसिडेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि खराब नहीं होती है बीजेपी की कि हाउस के अंदर क्या जवाब दिए जा रहे हैं? और ज़मीनी हकीकत यह है कि आतंकी 4 जवानों को शहीद कर रहे हैं और आतंकियों की संख्या कितनी अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ को न्यूट्रल किया है, न्यूट्रलाइज।
विनोद जी, सबसे पहले तो जो हमारे जवान शहीद होते हैं, आपने देखा होगा हम उनके परिवार के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये तो एक बहुत दर्दनाक घटना होती है कि हमारे जवान जो शहीद हो, लेकिन जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी कभी छोड़ती नहीं है। और जैसे ही हमारे इंटेलिजेंस को, आपने कई बार देखा होगा, वहां पर इंटेलिजेंस पहले ही लगता है कि यहाँ पर कुछ घटनाएं घटने वाली हैं तो पूरे एरिया को एक बार सील कर दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा। और जैसे भी दिनेश सिंह चौहान जी ने बताया कि जिस प्रकार हमारे वहां पर जो एक लोकल सपोर्ट रहता है, वो कभी कभी हमारी फोर्स को, हमारे सीआरपीएफ या हमारी जो जवान होते हैं उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलता। लोकल, कई बार आपने देखा होगा विनोद जी कि लोकल अब जो 2019 के बाद, जो अभी आपने बताया 5 अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 हटी थी, उसके बाद कितनी घटनाएं खत्म हो गई थी। मतलब शून्य के बराबर, मैं बोलता हूं कि ये पत्थरबाजी की घटना शून्य हो गई थी। लेकिन उस समय भी ये लोग चाह करके भी अपने घरों में शरण नहीं दे पाए। उनको पता था कि पूरी फोर्स हर किसी के ऊपर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए। जिस प्रकार अभी कर्नल साहब ने बताया कि हमारी फोर्स वहां से, हमने केंद्र ने कोई फोर्स हटाई नहीं है। फोर्स का एक परिवर्तन, एक मोटिव, एक जो चेंजिंग होती है कि किसी को कहीं से भेजा जाता है। हमारी फोर्स वहां से कोई हटी नहीं है। और रही बात वहां पर केंद्र सरकार की पैनी नजर रहती है, बजाय आप इस चीज को देखिए कि जो लोकल लोग हैं, हम लोकल लोगों से भी आह्वान, जो एक दरखास्त करते हैं कि वो भी, जो एक उनको भी संदिग्ध लोग जो दिखाई देते हैं कि भाई हमें इस पर शक है कि ये मिलिटेंट्स हो सकता है, ये आतंकवादी हो सकता है, हम उनसे बार बार, हमारे जो पुलिस फोर्स होती है, हमारी सीआरपीएफ होती है, हमारी सीआईएसएफ होती है, उनसे बार बार दरखास्त करती है लोगों के पास जाकर के कि अगर आपको कुछ ऐसे संदिग्ध लोग दिखाई देते हैं। मैं भी अभी बीच में जम्मू गया था, तब हमने भी देखा था वहां पर बहुत लेवल में एक अच्छी खासी हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर जवान एक मुश्तैद तैनात रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो घटनाएं घटती हैं वो बहुत शर्मनाक घटनाएं होती हैं। वो वहां के लोकल लोगों को भी और लोकल आवाम को भी वहां पर सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की सपोर्ट करनी चाहिए। मैं आपके चैनल, नेशनल चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी ये दरखास्त और एक अपील करता हूं कि आप लोगों को वहां पर कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे, जैसे कर्नल साहब ने वहां पर अभी 17-18 साल अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक जीवन के जो समय होता है वो उन्होंने वहां पर बिताया। कर्नल साहब इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब तक वहां की लोकल आवाम पुलिस को सपोर्ट नहीं करेगी, सीआईएसएफ सीआरपीएफ को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक हमारे लोगों को भी पूरी जानकारी, देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, हर मैन टू मैन मार्किंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद भी हमारी केंद्र सरकार की राजीव जी, खुफिया नौरतन जी राजीव जी से जानना चाहते हैं। राजीव जी, 6 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं। ओवरग्राउंड वर्कर नहीं, ओवरग्राउंड वर्कर होने के संदेह में पकड़े गए हैं। और भी कुछ जगहों पे छापेमारी की जा रही है। मैं राजीव जी से जानना चाहता हूँ, राजीव जी क्या कारण है? क्या विपक्ष के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इनको उकसाते हैं कि आप इनकी सपोर्ट कीजिए, जैसे आप सबूत मांगने की बात करते हैं? जी राजीव जी। देखिए विनोद जी, ये कैसे ओवरग्राउंड वर्कर क्यों एक्टिवेट हो जाते हैं? सर विनोद जी मेरी बात सुनिए। जी बिल्कुल। जब पुलवामा हुआ, राहुल जी का बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए, उन्होंने आर्मी के हमारे जवानों पे पूरा भरोसा जताया और उन्होंने कहा हमारे आर्मी पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन ये कहना कि उधर नुकसान कुछ नहीं हुआ है, पेड़ पूड़ नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए ना जी जनाब। कोई एक इंडिविजुअल कांग्रेस का या कोई एक लीडर बयान दे, वो बयान नहीं होता। बयान वही होता है जो स्पोक्समैन देता है या फिर पार्टी प्रेसिडेंट देता है। ऐसे तो कोई भी बयान, इस तरह तो कांग्रेस के मान लो 548 पार्लियामेंट वाले लड़े होंगे, 548 के बयान आते रहेंगे तो कहां आप देखते रहोगे। सो मेरा कहने का मतलब है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि भाई किलिंग का ये फर्क पड़ा या परसेंटेज का फर्क पड़ा, डिफेंसिव हमारे कर्नल साहब भी कह रहे थे। मैं कह रहा हूं फर्क पब्लिकली आपको दिखता होगा फिगर में, लेकिन जिसके परिवार का उजड़ जाएगा उसका तो पूरी जनरेशन ही तबाह हो गई। उसका क्या कसूर है? उन्हें क्या किया था? क्या आज अगर एक पुलिस वाला सिक्योर नहीं है, एक आज सिक्योरिटी वाले सिक्योर नहीं है, तो क्या आम जनता कहां सिक्योर होगी? दूसरी बात में मैं आता हूं, इन लोगों का जो नेक्सस है, मैं आपको बताऊं, एक जो आपको बताऊं, पिछली जितनी भी सरकारें रही, लोकल लोग इनके कॉन्फिडेंस में होते थे
और इनपुट्स वो जब जंगल में लकड़ी काटने जाते थे या कुछ वो इनपुट्स देते थे, चाहे वो करगिल का था या कहीं का था, तो उस इनपुट पे ये काम करते थे। आज लोकल के साथ इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। जहां तक मैं समझता हूं उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। और आज जो अग्निवीर योजना इन्होंने चलाई जम्मू कश्मीर में, अग्निवीर योजना भी नहीं है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में। एसपीओ काम चला रहे हैं, पुलिस में लगी हुई नाकों पे, थाने कौन देखेगा, काम कौन करेगा, ये सारा ही गोल गारा किया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम के ऊपर भी नहीं है, तो ना डिफेंस वो सेंटर वाले लेते हैं। आज की बात मैं आपको बताऊं विनोद जी, 2 मिनट और लूंगा। हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसों से जितने भी पार्लियामेंट वाले हैं उनकी तनख्वाहें निकलती हैं, उनके खर्चे निकलते हैं। तो पिछले 10 साल में इन्होंने अपोजिशन में क्या इतने लोग लाइक नहीं थे कि इनको भी कॉन्फिडेंस में एक टीम बनाई जाए, डिफेंस में ली जाए, इनकी भी सर्विसेज यूटिलाइज की? आपने 10 साल से सिर्फ अपोजिशन के पीछे पड़े रहे। अरे जब वो तनख्वाह हमारे उस टैक्सों के ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर पार्टी में काबिल लोग हैं, अब एक काबिल लोगों की टीम बनाओ, उनसे भी रजीव सलाह जी, लो, ये उनसे भी सरकार होगा। को ना आपके काबिल लोगों पर संदेह है, क्योंकि आपके काबिल लोग कभी पाकिस्तान में कहते हैं झोली फैला के हमें मोदी को हटाने मदद कीजिए, कभी यूएसए में जाके, यूके में जाके ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी प्रिवेल ही नहीं करती, यहाँ लोकतंत्र है नहीं है, लोकतंत्र का गला घोटाया। तो ऐसे काबिल विनोद जी, लोगों पर संदेह रहता सुनिए है। विनोद जी, मैं आपको बताऊं आज डेमोक्रेसी का गला क्यों घोंटा जा रहा है, आप अच्छे से जानते हैं। मैं इसमें आपको उदाहरण दूंगा। आज किसी भी नेशनल मीडिया पे कोई बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, कोई महंगाई की बात नहीं जनाब, हो रही। आप कर रहे हैं, हर एक घंटे में आप कर रहे हैं ना, घंटे में आप कर रहे हैं सुनिए जी। अरे जनाब, तभी तो मैं आपके चैनल पे आया हूँ जी। मैं ये कह रहा हूं महंगाई की बात नहीं हो रही, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी की बात नहीं हो रही, पेट्रोल 50 रुपए वाला 100 रुपए में मिल रहा है। आप महंगाई, जिस तरह से इन्फ्लेशन महंगाई की बढ़ी, उस तरह से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, उस तरह से नौकरी नहीं मिली। अमेरिका से पकड़ के उनको, मतलब मैं कह रहा हूं ऐसे तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करते जैसे हमारे भारतीयों को लाया गया शर्मनाक तरीके से, उस पे मीडिया बात नहीं करती। मीडिया हर चीज पे अब क्या कहें इसको, ये चीजें तो मीडिया को हाईलाइट करनी है जो हम कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये मीडिया कुछ नहीं कर रहा है। दिनेश जी, ओवरग्राउंड वर्कों का नेटवर्क ज्यादा हर चीज मास्टर स्ट्रोक दिखेगी, महंगाई बढ़ गई, 2 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, मास्टर स्ट्रोक, हर चीज मास्टर स्ट्रोक है, कर लो। चलिए दिनेश जी, ओवरग्राउंड वर्कर का स्ट्रेंथन होना, इसके पीछे क्या कारण है, अब आपको बताना पड़ेगा। हालांकि नवरत्न जी ने तो बड़े संगीन आरोप लगाए थे कि आपने ही बुलाए हैं ये सारे इन्फिल्ट्रेटर। कहा है जो बाहर मैं इसी पे पहले आता हूँ जी। मैं यही बोलूंगा नवरत्न जी को, ये मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जब ये पार्ट एंड पार्सल था, एक ही मुल्क था, हमारे आधे लोग रिश्तेदार जो हैं, एक भाई पाकिस्तान रह गया, एक जम्मू कश्मीर में रह गया। अब हमारी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ के लोगों की वहां पे है, वहां के लोगों की प्रॉपर्टी यहाँ पे है, जिसके लिए एक वैक्यूज डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया कि साहब जितनी देर तक वो आते नहीं वापस, ये वैक्यूज डिपार्टमेंट जो है उसको कंट्रोल करेगा। उस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है, इफ ही वांट्स टू कम बैक, मिलिटेंट्स को न्योता नहीं दिया था नवरत्न जी, आप उसको मिसकोट कर रहे हैं कि इधर के। सर मुझे कंप्लीट करने दे। आपने विद वन वर्ड कह दिया कि साहब, उन्होंने कहा इधर के उधर आ जाओ, उधर के उधर इधर चले जाओ। इट वाज नॉट दैट। हमारे आज मेरे 4 दोस्त ऐसे हैं जिनकी बीवी जो पाकिस्तान की है, क्या वो मिलिटेंट हो गए अगर वो पाकिस्तान जाते हैं? आप इस कंटेक्ट में ना करें, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के बारे में ज्यादा नहीं जानते। यहाँ के हालात डिफरेंट है, यहाँ की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। उसको टैकल करने की, मिलिटेंसी को टैकल करने की एक उसके लिए हमारे पास रोड मैप होना चाहिए, ब्रॉडर रोड मैप। तीसरा, सबसे हमारे प्रॉब्लम ये, सर मुझे सुन ले आप, उसके बाद आप मुझे सुन ले, उसके बाद बोले। तीसरा, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर आप प्लीज सुन ले, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके ऊपर चलाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पब्लिक को सुनने दे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे व्यूज क्या हैं, मेरी पार्टी के व्यू क्या है। आप पार्लियामेंट में भी ऐसे करते हैं, यहाँ पे भी आप चिकना चलाना। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जितनी देर तक इस मुल्क में पॉलिटिशियन जो है वो ईमानदार नहीं होगा, क्योंकि हर वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो देश के हित में नहीं सोचती।
कर्नल दिनेश जी जो है वो मेरे से एग्री करेंगे। इनको ये है कि अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट रह जाता है उसको इनकैश करके एक दूसरे को हिट कैसे करना है। अब इन्होंने ये कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि साहब यहाँ पे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज में एक्सपर्ट लोग होते हैं। मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ, लीगल फील्ड में मैं काम कर सकता हूँ। उसके लिए जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट का जब पावर में होते हैं तो वो अपोजिशन की मीटिंग बुलाते हैं ऑन सेंसिटिव इश्यूज, उसमें दे कैन प्रोजेक्ट देयर पॉइंट्स। इट इज नॉट दैट कि अपोजिशन को भी आप डिफेंस के मसलों में लाएंगे और कंट्री का बेड़ा गर्क कर दे। सर आप सुन तो लीजिए, आप मुसलसल बोलते जा रहे हैं। मैं कोई देश के हक की बात कर रहा हूं। विनोद दिनेश जी, मैं भी देश के हक की बात कर रहा हूं। क्या वहां की कश्मीर की लोकल पुलिस पाकिस्तान की है क्या? आप मुझे एक बात बताइए, जो वहां की लोकल पुलिस है वो पाकिस्तान ने डिप्यूट कर रखी है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? हम भी देश का भला, जम्मू कश्मीर का भला। अगर आप एक बात बताइए, 2014 से पहले की घटना है, कर्नल साहब बैठे हैं, 2014 से पहले कितने लोग मारे जाते थे, कितनी घटनाएं घटती थी, वो आप लोगों को पता है। और 2019 कर्नल साहब आखिर में आपसे एक सवाल, एक मिनट में कर्नल साहब 1 मिनट में सवाल का जवाब देंगे। जो सरेंडर पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, आतंकवादी को रिहेबिलिटेट करना, वो कितनी घातक साबित हुई है अभी तक, वो कितनी कारगर साबित क्यों नहीं हो पाई? 1 मिनट में जवाब देंगे, कुछ समय कम है। सरेंडर पॉलिसी जी कि आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि वो पॉलिसीज जो हैं वो कामयाब हुई हैं, जहां बिल्कुल फेलियर हुई हैं। मेरा खुद का मानना है कि वो पॉलिसीज जो है उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, आप तो अभी बहुत यंग है, छोटे हैं, मैं जिस समय था उड़ी सेक्टर के अंदर, आज से तकरीबन 30 साल पहले, तो वहां पे इखवानी आए थे। इखवानी आपको याद होगा, मेरे भाई हैं, उन लोगों ने जो है सेना के साथ बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत ज्यादा तक वो, मतलब एक तरह से वो एक फोर्स के तौर के ऊपर उन्होंने काम किया था। लेकिन ये जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं, जहां दूसरी तरह से जो लोग हैं, हमें उनके ऊपर एक प्रकार से नजर रखनी होगी। ये नहीं मैं कहता हूं कि मैं उनके चरित्र के ऊपर या सरेंडर मिलिटेंट्स के ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया हो, उनको वो प्रेशराइज कर सकते हैं, उनके घर वालों के लिए खतरा पैदा करके उनको वो कह सकते हैं कि वो एक ड्यूल एजेंट के तौर के ऊपर काम करे। तो इन लोगों को अगर आपने अपने काम के लिए तैयार करना, जो उनकी मदद देनी है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस कल साहब क्षमा चाहूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। कल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवरत्न जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश जी आपका भी, और राजीव साहब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए रात। नमस्कार।